हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का वृद्धि अनुमान 6.8% पर बरकरार रखा है और कहा है कि उसे उम्मीद है कि RBI अपनी अक्टूबर की मौद्रिक बैठक में ब्याज दरों में कटौती शुरू करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ठोस वृद्धि से भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई को अपने लक्ष्य के अनुरूप लाने पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने उम्मीद जताई है कि RBI अक्टूबर में रेपो दरों में कटौती शुरू कर देगा और चालू वित्त वर्ष में 2 बार दरों में कटौती की योजना बनाएगा। S&P का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में महंगाई दर औसतन 4.5% रहेगी। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व भी अपनी नीतिगत ब्याज दर में ½ की कटौती की है। इसके बाद RBI के अगले महीने रेपो दर में 0.25% कटौती करने की उम्मीद है। चालू खरीफ सीजन में अब तक धान की बुआई का रकबा 2.22% बढ़कर 413.50 लाख हेक्टेयर हो गया। एक साल पहले ये आंकड़ा 404.50 लाख हेक्टेयर था। मुख्य खरीफ फसल धान की कटाई सितंबर से शुरू होती है। इसके अलावा चालू सत्र में 23 सितंबर तक दलहन की बुआई का रकबा बढ़कर 128.58 लाख हेक्टेयर को हो गया, जो पिछले साल 119.28 लाख हेक्टेयर था। चालू सीजन में अब तक अरहर का रकबा बढ़कर 46.50 लाख हेक्टेयर और मूंग का रकबा बढ़कर 35.46 लाख हेक्टेयर हो गया। उड़द का रकबा थोड़ा घटकर 30.73 लाख हेक्टेयर रह गया। बाजरा का रकबा बढ़कर 192.55 लाख हेक्टेयर हो गया। तिलहन का रकबा अब तक मामूली रूप से बढ़कर 193.84 लाख हेक्टेयर हो गया, जो एक साल पहले 190.92 लाख हेक्टेयर था। नकदी फसलों में गन्ने का रकबा 57.68 लाख हेक्टेयर, कपास का 123.71 लाख हेक्टेयर और जूट का रकबा घटकर 5.74 लाख हेक्टेयर रह गया। बासमती चावल के निर्यात पर से मिनिमम एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म करने के बाद मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका से ऑर्डर बढ़ने की उम्मीद है। इससे भारत को वैश्विक बासमती चावल बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत ने बाजार में नई फसल आने से पहले बासमती चावल के निर्यात पर लगी $950 प्रति टन की न्यूनतम निर्यात मूल्य की सीमा को खत्म कर दिया है। सरकार के इस कदम से चावल निर्यातकों को फायदा हुआ है। अब वो अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बासमती चावल को बेच सकते हैं। भारत के बासमती चावल की वैश्विक बाजार में बहुत ज्यादा डिमांड है। न्यूनतम निर्यात मूल्य के बावजूद चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीने के दौरान बासमती चावल के निर्यात में 20% का उछाल दर्ज किया गया। धीमी जमा वृद्धि के चलते बैंकों को चालू वित्त वर्ष में बॉन्ड जारी कर 1.3 लाख करोड़ रुपए का जुटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रेटिंग एजेंसी इकरा के अनुसार बॉन्ड से जुटाई जाने वाली राशि 1.2 से 1.3 लाख करोड़ रुपए के बीच होगी और ये अभी तक का रिकॉर्ड होगा। ये बॉन्ड राशि ऐसे टाइम में जारी होगी जब जमा और ऋण वृद्धि के बीच लगातार अंतर बना हुआ है। करीब 85% बॉन्ड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से जारी किए जाएंगे। इकरा ने कहा कि नकदी की कमी और जमा की तुलना में ऋण वृद्धि अधिक होने के कारण बैंकों के लिए वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाना आवश्यक हो गया है। बैंकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में बॉन्ड जारी कर 1 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में 1.1 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे, जो मौजूदा बॉन्ड राशि से पहले एक रिकॉर्ड था। वर्कफोर्स सर्वे की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2023 से जून 2024 तक 15 साल और उससे ज्यादा आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 3.2% पर स्थिर बनी हुई है। बेरोजगारी दर को वर्कफोर्स में मौजूद व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा गया कि पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर में जुलाई 2023 से जून 2024 के दौरान सालाना आधार पर मामूली गिरावट आई है। ये आंकड़ा 3.3% से घटकर 3.2% हो गया। इसी दौरान महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर 2.9% से बढ़कर 3.9% हो गई। जुलाई 2023 से जून 2024 के दौरान 15 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में श्रमबल भागीदारी दर 60.1% थी। यह आंकड़ा पिछले साल 57.9% था। सैमसंग के तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर स्थित संयंत्र में श्रमिकों की हड़ताल और तेज हो गई है। इससे क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
शोध संस्थान GTRE ने कहा है कि इस मामले में केंद्र और तमिलनाडु सरकार को तत्काल दखल देना चाहिए। GTRE ने कहा कि अगर सैमसंग के प्लांट में हड़ताल का जल्द समाधान नहीं किया गया तो भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनने के अपने प्रयास में महत्वपूर्ण जमीन होने का खतरा है। हड़ताल तेजी से एक बड़ा संकट बनती जा रही है और इससे राज्य के एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थिति को खतरा पैदा हो गया है। अशांति भारत की स्थिर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को बनाए रखने की क्षमता पर संदेह पैदा कर रही है, जो निवेशकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में तमिलनाडु का 34% योगदान है। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में शेयर बाजार मंगलवार को स्थिर रहे। BSE सेंसेक्स मामूली 15 अंक के नुकसान के साथ बंद हुआ। आज के कारोबार के दौरान दोनों इंडेक्स एक नई ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब रहे। BSE सेंसेक्स पहली बार 85,000 अंक के स्तर को पार कर गया, वहीं NSE निफ्टी ने 26,000 अंक का स्तर छुआ। बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक में बिकवाली से बाजार नीचे आ गया। सेंसेक्स की कंपनियों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, टाइटन, नेस्ले, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स सबसे ज्यादा नुकसान में रही। दूसरी तरफ टाटा स्टील, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, HCL टेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और JSW स्टील लाभ में रही। FII और ट्रेडर्स ने एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके वित्त वर्ष 2023-24 में 59,000 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। सेबी की एक स्टडी में बताया गया कि पिछले वित्त वर्ष में ट्रेडर्स ने एल्गोरिदम की मदद से 32,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके 26,900 करोड़ रुपए की कमाई की। सेबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि FBI का 95% और ट्रेडर्स का 96% प्रॉफिट एल्गो एंटिटीज से आया है। 376 FII में से करीब 306, जबकि 626 ट्रेडर्स में से 347 एल्गोरिदम के जरिए ट्रेड करते हैं। वहीं दूसरी ओर 95.7 लाख इंडिविजुअल ट्रेडर्स में से केवल 13% ही एल्गोरिदम के जरिए ट्रेड कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक रिटेल ट्रेडर्स को पिछले साल डेरिवेटिव ट्रेडिंग में 41,544 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टर अच्छा पैसा बना रहे हैं, जबकि इंडिविजुअल ट्रेडर्स पैसा गंवा रहे हैं। टैक्स अधिकारियों ने GST के तहत करीब 10,700 फर्जी रजिस्ट्रेशन का पता लगाया है। इसमें से 10,179 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी शामिल है। CBIC के मुताबिक GST रजिस्ट्रेशन के लिए आधार प्रमाणीकरण से पहले ही 12 राज्यों में लागू है और 4 अक्टूबर तक अन्य 4 राज्यों में भी इसे शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित 20 राज्य आधार प्रमाणीकरण शुरू करेंगे। भविष्य में कर अधिकारी नए करदाताओं पर उनके जोखिम प्रोफाइल के आधार पर कुछ पाबंदियां भी लगा पाएंगे। फर्जी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ 16 अगस्त से शुरू हुआ दूसरा अखिल भारतीय अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। टैक्स अधिकारियों ने 67,970 GSTIN की पहचान की, जिसमें से 59% GSTN का सत्यापन हो चुका है। इसमें 27% ऐसे संस्थान पाए गए जो अस्तित्व में ही नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों खाता धारकों के लिए बड़ी खबर है। बैंक ने कहा कि कुछ ग्राहकों के खाते को जल्द बंद किया जाएगा। PNB ने कहा कि जिन खातों में 2 साल या उससे ज्यादा समय से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले भी बैंक ने लंबे समय से लेन देन नहीं होने वाले खातों के लिए चेतावनी जारी की थी। बैंक ने ग्राहकों से कहा कि वो अपने अकाउंट में लेन देन सुनिश्चित करें ताकि उनका खाता निष्क्रिय ना हो। इसके अलावा बैंक ने KYC अपडेट कराने के लिए भी कहा है। बिना KYC अपडेट वाले खातों को भी बैंक बंद कर देगा। होम लोन देने की मात्रा में चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 9% की गिरावट आई है। ऋण संबंधी जानकारी देने वाली कंपनी ट्रांस यूनियन सिविल की रिपोर्ट के मुताबिक मूल्य के हिसाब से होम लोन जारी करने की मात्रा 1 साल पहले की समान अवधि के बराबर थी। जून तिमाही के दौरान होम लोन पर बकाया शेष राशि केवल 14% बढ़ी है। इस तरह इसमें खुदरा ऋण देने वाली सभी श्रेणियों के मुकाबले सबसे धीमी वृद्धि हुई है। दिलचस्प बात यह है कि लोन जारी करने की मात्रा में गिरावट और बकाया शेष राशि में सुस्त वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब तिमाही के दौरान ऋण चूक के मामले कम हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 90 दिन से ज्यादा के लिए बकाया कर्ज जून 2024 में 0.9% था, जो 0.32% का सुधार दर्शाता है। जून तिमाही में भारत की खुदरा ऋण वृद्धि में कमी आई है क्योंकि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने ऋण देने में सख्ती कर दी है।
सेबी ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस को कॉर्पोरेट लोन को मंजूरी देते समय उचित जांच परख की प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए की गई है। इसके अलावा नियामक ने रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के मुख्य जोखिम अधिकारी कृष्णन गोपाल कृष्णन पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी के आदेश के मुताबिक दोनों को 45 दिन के अंदर जुर्माना जमा करना होगा। इससे पहले सेबी ने हेराफेरी से जुड़े मामले में अनिल अंबानी को 5 साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। इसके अलावा उन पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सौर पैनल बनाने वाली कंपनी वारी एनर्जीज और डिजिटल पेमेंट फर्म वन मोबीक्विक सिस्टम को आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गई है। वारी एनर्जीज ने दिसंबर 2023 में और मोबीक्विक ने जनवरी 2024 में अपने आईपीओ दस्तावेज जमा किए थे। दोनों कंपनियों को 19 सितंबर को सेबी ने आईपीओ लाने के लिए हरी झंडी दी है। वारी एनर्जीज के DRHP के अनुसार प्रस्तावित आईपीओ में 3000 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं इसके अलावा मोबीक्विक आईपीओ के जरिए 700 करोड़ रुपए तक जुटाएगी। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।